अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। पाकिस्तान के डरपोक दुश्मन के लिए ख़त्म होता साल 2025 किसी नाइटमेयर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हकीकी तौर पर इंतहाई खौफनाक साल के तौर पर गुजरा है। भारत पाकिस्तान के अंदर खुफिया तौर पर रियासती दहशतगर्दी को सपोर्ट करने और पाकिस्तान के अज़्म और इस्तेहकाम को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब बात आई 1-on-1 बैटल की तो ना भारतीय फौज पाकिस्तानी फौज के सामने खड़ी हो सकी और ना ही भारतीय फ़ज़ाइया पाक फ़ज़ाइया के सामने हवा में दिखाई दी और ना ही भारतीय हुकूमती सफारतकारी के मैदान में पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। मई में भारत को शिकस्त और बदनामी का सामना करना था कि फिर पूरा साल पूरी दुनिया ने देखा कि मोदी को किस तरह हजीमत उठाना पड़ी। भारत के हॉट सेलिंग जरीदे की अगर बात की जाए द हिंदू, उसने 2025 को भारत की आलमी सतह पर सफारती सुबकी का साल करार दिया है और रिपोर्ट जारी की है कि भारत में नरेंद्र मोदी से वाबस्ता तवक्कुआत हकीकत का रूप नहीं धार सकी। भारतीय अखबार द हिंदू ने 2025 में मुल्क की खारजा पॉलिसी की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरने पर वादों के बिखरने का साल करार दिया और कहा कि अलामती सफारतकारी, ज़ाती ताल्लुकात और बयानिया साजी हकीकी माशी अस्करी और सफारती ताकत का नेमुल बदल साबित ना हो सकी। और अगर इस अखबार द हिंदू की बात की जाए तो इसके मुताबिक भारत ने ना सिर्फ खुद बल्कि शराकतदारों से ऐसे वादे किए जिन पर अमल दरामद के लिए उसके पास असर व रसूख और क़ुव्वत भी मौजूद नहीं थी। अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से 2025 भारत के लिए इस सदी का मुश्किल तरीन साल साबित हुआ। इसी पर बात करेंगे। पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफ़ीर शाहिद कियानी साहब, और मैं गुफ्तगू का आगाज़ शाहिद कियानी साहब आपसे करना चाहूँगी। आप देखें कि द हिंदू से क्या क्या कहा जा रहा है, वो तमाम हकीकतें जिनकी भारत आज तक नफ़ी करता आया है। आप इसको पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से अगर देखना शुरू करें तो उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और फिर ऑपरेशन सिंदूर 2 भी लॉन्च कर दिया गया। यहाँ तक कि बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद वाला जब इंसिडेंट पेश आया तो उसके बाद हसीना वाजिद को भी देखा गया कि वो रुख कर रही हैं कहाँ, भारत का। कनाडा में सिखों का कत्लेआम और उसके बाद रूस के साथ जो उसकी डील तेल की डिसकंटिन्यू हुई, अमेरिका का टैरिफ वगैरह वगैरह, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कौन सी बात है जो रह गई है और मैं नहीं कर रही। यकीनन बहुत सारी होंगी, लेकिन आप ज़रा बताइए कि द हिंदू जिन बातों पर रोशनी डाल रहा है क्या ये तमाम सच हैं? क्या पाकिस्तान की जानिब से भारत को जो डेंट डाला गया वो इस सदी का सबसे बड़ा डेंट था? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात, आई एम ऑनर्ड टू बी ऑन योर शो। देखें, जो खारजा पॉलिसी होती है वो नेशनल इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है, उस पर ही बनाया जाता है। यहाँ पर यह है कि अगर आप देखें ना, पोस्ट पहलगाम को देखें तो इसके अंदर हिंदुस्तान ने जो अपनी नैरेटिव बिल्ड की थी वो झूठ पे मबनी थी। इसको ना अपना रीजन में किसी ने एक्सेप्ट किया, अमेरिका ने तो बिल्कुल रिजेक्ट किया। जब उसके आगे ज़रा थोड़ा चलें तो आप देखें कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप कोई आम आदमी नहीं है, सुपर पावर के हेड हैं कंट्री के। उन्होंने कहा जी कि मैंने जंग बंद कराई थी। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने और पूरी लीडरशिप ने कहा कि उसका शुक्रिया अदा किया, हाँ जी बिल्कुल आपने जंग बंद कराई। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो थे वो अभी तक इसी में है कि नहीं जी नहीं, ये तो हमने ये जंग तो आपस में पाकिस्तान इंडिया ने खुद ही बंद कराई, आप ही नहीं की। तो ये एक बहुत बड़ा, ये एक सच्चाई को उन्होंने क्या नाम डाउन प्ले करने की कोशिश की। और जिसे कहते हैं कि बैटल ऑफ नैरेटिव्स में सच्चाई ने जीता और हमारी सच्चाई थी। आप याद करें कि पोस्ट पहलगाम के वक्त बिलावल भुट्टो और 8 और सीनियर सफारतकार जो थे रिटायर्ड, वो 3 मुल्कों के दौरे पर गए और वहाँ उन 3 मुल्कों के दौरे पर सब ने इनको सराहा। और इसी तरह यहाँ पर हिंदुस्तान की जो एक डेलीगेशन गई थी कुछ मुल्कों के अंदर, सब सरबराही भी कर रहे थे। और ये एक उनकी नाकामी थी। दूसरी चीज़ मैं बताऊं आपको, ये जहाँ पर आप हिंदू में लिखा है सब कुछ है, आप याद करें कि बाइडन के हुकूमत के वक्त, क्योंकि खारजा पॉलिसी तो एक कंटिन्यूस चीज़ है ना, वहाँ पर ये जो सिखों को इन्होंने मारा कनाडा के अंदर भी और फिर अमेरिका के अंदर, यहाँ पर ये चीज़ इनके नोटिस में थी। इसीलिए जो 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 अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। हिंदुस्तान ने जो कहा कि नहीं जी हमारा तो इसके अंदर हाथ नहीं है। तो ये चीज़ इनकी सच्चाई पर मबनी चीज़ नहीं है। नैरेटिव जो बिल्ड करते हैं वो सच्चाई पर मबनी नहीं होता।
इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और जहाँ तक जंग की बात है, वो नेचुरली स्पीकिंग वो बड़ी बुरी तरह वो हारे। और अब मैं आप इतना कहूँ कि बैटल ऑफ नैरेटिव्स में जो इमेज है इन जनरल हिंदुस्तान की और इन पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर मोदी की बड़ी बुरी तरह मार खाई है। मैं दोबारा आपको आज कहूँगा कि अगली अगर इलेक्शंस होती हैं तो जो बीजेपी पार्टी है वो किसी को भी ले आए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी को वो अपना हेड नहीं लाएगी। सही। लेकिन देखते हैं कि ये जो द हिंदू की जानिब से जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है, इसको मानने से इनकारी तो नहीं हो जाते? आप इनसे और तवक्को कर क्या सकते हैं? ये तो आपके मुंह पर आके कहेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, मैं तो चाहती हूँ आप बस ये बता दें कि खुद को विश्वा गुरु कहने वाला भारत आज अपने आप को कहाँ देख रहा है? क्या वो विश्वा शिष्या बन गया है, यानी कि ग्लोबल लीडर से ग्लोबल लर्नर के तौर पर हम उसे आज देख रहे हैं? सिर्फ एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद आज ये हैसियत रह गई है भारत की कि उसका अपना अखबार द हिंदू उसके बारे में क्या कह रहा है? देखें, उसमें वजह यह है कि जब आप कहते हैं ना शेर है, इन्होंने पठानकोट में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, उड़ी में किया, पहलगाम में किया, और अब जब इन्होंने पहलगाम से पहले इन्होंने पुलवामा में किया, तो वहाँ तो ये बच निकले, लेकिन यहाँ पर आके पकड़े गए क्योंकि इसके बाद इन्होंने समझा कि हर दफ़ा हम कामयाब होते हैं। अब इन्होंने स्टेज ड्रामा करके एक न्यूक्लियर मुल्क हमसाया पे इन्होंने अटैक कर दिया, और पाकिस्तान ने पूरी तैयारी की हुई थी। फील्ड मार्शल रियाज मुनीर ने पूरी कौम को यकजा कर लिया, ऑपरेशन प्लान पहले से बनाया हुआ था, उसको एग्जीक्यूट किया, और इतने 6 से 8 घंटे में इतनी बड़ी फौज और एयरफोर्स को बिल्कुल शिकस्त फाश थी, चारों शाने चित किया, मुंह काला दुनिया में हो गया। तो इंडिया एक्सपोज हो गया कि जिन्होंने भरम कायम किया हुआ था कि हम इस रीजन के रीजनल स्टेबलाइजर हैं, हम हेजमोनिक डिज़ाइन हैं, पाकिस्तान सबनिक ब्लॉक है, हमारे लिए टेररिज्म करता है, सब बातें ख़त्म हो गई। हिंदू ने क्या लिखा? झूठ बोला कि पहलगाम का इंसिडेंट झूठ था। नंबर 2, मार पड़ी एक्सेप्ट नहीं की, अमेरिकन ने मेडिसिन कराई माने नहीं, 8 जहाज़े गिराए माने नहीं। सो दे आर द लायर्स। ये बातों से हिंदू ने खुल के बता दिया। उसके बाद बांग्लादेश ने के साथ इनके ताल्लुकात ख़राब हो गए, ईरान ने इनको निकाल दिया। सो ये तो हर जगह। तो आप मुझे बताइए इस पूरे रीजन में कौन सा मुल्क के इनके ताल्लुकात है? ईरान ने इनको निकाल दिया, बांग्लादेश ने निकाल दिया, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, चाइना, पाकिस्तान, उसके बाद आप सेंट्रल एशिया में ताजिकिस्तान का एयरबेस लगा के रख दिया। अफगानिस्तान कहना भूल गए हैं। एंड देन ऑफ कोर्स अफगानिस्तान के साथ जो इन्होंने प्रॉक्सी से यूज़ किया, वहाँ भी इनको मुँह खानी पड़ी। जब इन्होंने ये तकी आए हुए थे अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने 22 पोस्टों पे कब्जा कर लिया। फिर जाके जब सर्जिकल स्ट्राइक की, गुलबादर के लोगों को मारा, उनके कमांडर्स को मारा, फिर ये आगे झंडे से खड़े करने लगे, फिर भी इंस्टिगेट करते हैं। अब ये इनको समझ आ गई है। अब पाकिस्तान एक्चुअली आई फील कि दिस इज़ द टाइम वी मस्ट टॉक टू अमेरिकन्स कि जी आप यहाँ पर जो कुछ छोड़ के गए हैं, 7.2 मिलियन का वेपन हमारे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इंडिया पाकिस्तान डिस्टेबलाइज कर रहा है, जबकि हम दुनिया को इस वक्त इस रीजन में हम स्टेबलाइज कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारी बात सुनी जाएंगी। हमें अब इसको लेके आगे चलने, इसको कैश करना है 2026 में। 2026 इज पाकिस्तान ईयर एंड इंडिया का ये लास्ट ईयर है, आई वुड से। इसके बाद मुझे यकीन है सर, आप तो प्रिडिक्ट कर ही सकते हैं कि साल 2026 कैसा होगा भारत के लिए, लेकिन मैं चाहती हूं कि शहजाद हुसैन भट्ट साहब को आज ना मैं एक नई टर्मिनोलॉजी बताती हूं जो इंडिया के लिए नहीं है, लेकिन भट्ट साहब को पहले से पता होगा। भट्ट साहब वो कहते हैं ना, सुमुन बुकमुन उमयुन। तो इस वक्त नरेंद्र मोदी की कैफियत कुछ अंधे, गुंगे और बहरे की सी है। इनफैक्ट द हिंदू ये कहता है कि आप तो चीन से मिले, आप रूस से मिले, लेकिन आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी आप कश्मीर पर भी कुछ नहीं कर सके। तो आप क्या सिर्फ शोकेस करते रहे, आते जाते टशन दिखाते रहे, आपने हकीकी तौर पर हमारे लिए कुछ नहीं किया। दिस इज व्हाट दे से। एग्री, ठीक फरमा रही हैं आप मुनीज़। बात ये है कि हमने भारत को इतना जवाब दिया था जितनी मैं समझता हूँ उस वक्त ज़रूरत थी। वो बिल्कुल प्रॉपर जितनी उसको फूड चाहिए था, पूरा फूड अल्लाह की रहमत से उसको हमने पेश कर दिया था। तारीफ़ वो होती है जिसकी मुखालफीन तारीफ़ करे, आपके जो ऑपोजिट है वो आपका तारीफ़ करे। अब जैसे आप बात कर रही हैं, भारत के बड़ा अखबार जो हिंदू है
वो ये कह रहा है, वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि भारत ने खुद से और शराकतदारों से जो वादे किए उसकी ताकत, उसकी औकात, उसमें कुव्वत जो थी वो नहीं थी, ओवरडू कर गया, अपने आप को कर गया। यानी अमेरिका खुद कह रहा है, वो 7 त्यारे वाली बात अमेरिका की देख ले। भारत की जो खामोशी है इसकी साख को मैं समझता हूँ नुकसान पहुँचा रही है। और अखबार जो हिंदू है वो तो साफ कह रहा है, उसने असल में पूरा नक्शा खींच दिया है। तनकीद बराए तनकीद नहीं की, उसने तनकीद बराए इस्लाह की है। उसने भारत के फ़ायदे में लिखा है, ये भारत को टॉन्ट नहीं किया। उसने जो भारत को नंगा किया है, बेनकाब किया है, असलियत दिखाई है, वो सिर्फ इसलिए कहा है कि जो उसकी सिमत है वो सिमत के उलट चल रहा है भारत, ये उसने मंजर आम पे लाया। लेकिन सारी चीज़ों में मुझे 2 बातें मुझे भी सीखने में मिली जो कि नहीं थी, मुझे पहले इन बातों का इल्म नहीं था। और वह 2 बातें थी, विशु गुरु और विशु विक्टिम। ये विशु गुरु और विशु विक्टिम जो 2 लफ्ज़ उसने लिखे, ये मैंने पहली दफ़ा मैंने सीखे। क्योंकि भारत, विशु गुरु का मतलब क्या है? अच्छा, भारत खुद को विशु गुरु यानी दुनिया का रहनुमा कहता था। मतलब कि भारत मुआशी ताकत, अमन, सफारतकारी और तरक्की में मिसाल बनेगा, विशु गुरु बनेगा। लेकिन हुआ क्या? आपने तो ये नाम ही बड़ा क्यूट सा बना दिया, ये विश्वा गुरु है। तो वो आपसे सुनकर मुझे जरा अच्छा लगा, तो मैंने कहा ये ज्यादा क्यूट टर्मिनोलॉजी है। मेरी अपनी जुबान है, देखिए मेरी सादा और पंजाबी जुबान है, मैं तो झटका हूँ। आप तो माशाल्लाह फौरन से पढ़ी हुई हैं, लिहाजा मेरा स्टाइल जो है, मुझे 2 लफ्ज अच्छे लगे, मैं फिर वही वापस आता हूँ जी। विश्वा गुरु ये उसने कह दिया और उसका मतलब मैंने आपको समझा दिया कि दुनिया का रहनुमा कहता था, लेकिन उसके उलट हो गया। उलट क्या हुआ? विश्व विक्टिम। अच्छा, उसका मतलब क्या है? वो भारत का, जब मैंने उसको स्टडी किया कि वो कहता क्या है, वो तो सीधा कहता है कि हर जगह जो मजलूम अपने आप नो साजिशों का शिकार, ओए असी मर गए, असी लुट गए, असी तबाह बर्बाद हो गए, भारत ने जनाब साढ़े पहलगाम च आ गया है, उड़ी च आ गया है, 7 त्यारे सुटते ने। मतलब इस किस्म की जो गुफ्तगू है, मजलूम गुफ्तगू, जो मजलूम गुफ्तगू होती है, वो अपने आप को फिर फातिहा या दुनिया का बड़ा मुल्क कह नहीं सकता, या फिर वो मजलूम अपनी मजलूमियत इस तरह शो ना करे, अपने आप को ताकतवर शो करे। और आखिरी 2 लाइनें मुनीज़े, सीधी बात है, जिस दिन हम अहम मुआशी कुव्वत हमारी तगड़ी हो गई ना, लगी रहे, हम जिस पोजीशन पे आ गए हैं ना, अब हमारी सिर्फ मुआशी कुव्वत अगर तगड़ी हो गई तो पूरी मुस्लिम उम्मा को अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान जो है वो लीड करेगा। और आखिरी लाइन है, हिंदू अखबार जो अदारिया लिख रहा है, उसमें मैंने जो महसूस किया है इसकी पॉलिसियों पर, जो ये बिल्कुल मैं कहने में कोई मुझे हिचकिचाहट नहीं कि हिंदू अखबार ने भारत की पॉलिसियों पर एक वार्निंग दी है। और ये वार्निंग अगर मोदी को समझ ना आई तो वो वाकई ब्रिगेडियर साहब ठीक कह रहे थे कि ये आखिरी साल है। फिर मेरा ख्याल है, अगर मैं ये कहूँ कि साल 2025 में इंडियाज मिथ्स एंड रियलिटीज गॉट एक्सपोज्ड, तो ये गलत ना होगा। विश्वा गुरु से विश्वा शिष्या तक का सफ़र भारत ने ऐसे चुटकियों में तय किया है। खैर, हमें आगे जाना है ब्रेक पर, उससे पहले मैं आपको बता दूं, वापस आएंगे तो बात करेंगे कि चीन किस बड़े मुल्क पर पाबंदियां लगाने जा रहा है और अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए क्या शर्त रखी गई है। नाज़रीन, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अफगान तालिबान की जानिब से मुसलसल बैनुल-अक़वामी और क़वानीन की खिलाफ वर्जियों के बाद अचानक से मुज़ाकरात की ऑप्शन को खुले रखने का इंदिया देना, और वो भी उस वक्त जब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में तालिबान रजीम को अफगानिस्तान की माशी तबाही, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी का जिम्मेदार करार दिया गया है, जिसके बायस न सिर्फ अफगान मईशत जवाल का शिकार है बल्कि खित्ते की सलामती पर भी सवालात पैदा हो रहे हैं। ऐसे में ये रिपोर्ट अफगान तालिबान के मुज़ाकराती बयानिए और ज़मीनी हक़ाइक़ के दरमियान वाज़ेह तज़ाद को नुमाया करती है। क्या तालिबान रजीम महज बयानबाजी करके बयानिए को कायम करना चाहती है, या फिर कोई संजीदा इक़दामात भी किए जा सकते हैं? इसी हवाले से बात होगी, साथ ही साथ चीन और अमरीका के ताल्लुकात पर भी बात की जाएगी। मेरे साथ मौजूद है शाहिद कियानी साहब। सर, मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा इस बात को वाज़ेह कर दें, आपको क्या लगता है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई है और जो हक़ाइक़ उसके अंदर बयान किए गए हैं कि आफ्टर ऑल वट एवर इज़ हैपनिंग इन अफ़गानिस्तान, उसका ज़िम्मेदार
वो इंतज़ामिया खुद ही है। लेकिन ऐसे में सिराजुद्दीन हक्कानी साहब की जानिब से जो मुज़ाकरात की एक बार फिर से बात की जा रही है, तो क्या इनको संजीदा समझा जाए? आपसे पहले कितनी बार मुज़ाकरात के लिए बैठने का कहा, आप बैठे, कई बार तो आप आए भी नहीं, मगर अब अगर ये बात की जा रही है तो क्या ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है या दुनिया को आप बताना चाहते हैं कि आप संजीदा हैं और पस्से पर्दा कुछ और है? आपको क्या लगता है? मैं समझता हूँ कि कोई एक सीरियस मूव है। देखिए ना, इससे पहले ये रिपोर्ट्स के ऊपर तो इनको कोई एतबार नहीं होता कि अक़वाम मुत्तहिदा कई दफ़ा कह चुकी है, सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस भी हैं, यूएन जनरल असेंबली के अंदर कितने लीडर्स ने जाके बताया कि अफगानिस्तान का क्या है। अभी देखें, ये जो तेहरान के अंदर जो मीटिंग हुई थी, बड़ी अहम मीटिंग थी, क्यों 7 मुल्क थे और 7 मुल्कों का एक ही एजेंडा था कि जब अफगानिस्तान के अंदर अमन आए और अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दों को जो जगह दी हुई है उसे ख़त्म किया जाए, और अफगानिस्तान में गया ही नहीं। ये जो उलेमा की जो इस वक्त कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको याद होगा, हफ्ता 10 दिन पहले, जहाँ सारे उलेमा ने कहा था कि जी हम अपने इलाके को, अफगानिस्तान को इजाज़त नहीं देंगे कि वो दहशतगर्दों को बना दे। एक चीज़, उस हक्कानी का जो एक ग्रुप है वो इनके साथ जो TLP जो TTP है, इनके साथ उनके बड़े पुराने ताल्लुकात चले आ रहे हैं। अब ये इनमें थोड़ा सा एहसास होना शुरू हो रहा है कि ये जो इनका एटीट्यूड है अपने हमसायों के साथ, ये जो 7 मुल्क बैठे थे ना, बता दूं, ये इनके, या मत समझें कि इनके ऊपर असर नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। ये गए नहीं वहाँ पर, क्योंकि अगर वहाँ जाते तो 7 मुल्कों ने इन्हें कन्फ्रंट करना था, इनके पास जवाब नहीं था। अब ये दोबारा से ये मैसेज दे रहे हैं कि जी हम बैठने के लिए तैयार हैं, हम ओपन फॉर डिस्कशन है। लेकिन इसके लिए मैं दोबारा ही कहूँगा कि हमें इन पर एतबार नहीं करना चाहिए। ये जो ममालिक हैं, मैं अभी फिर कहूँगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क हैं जो इस चीज़ में सामने, रूस है, चीन है, ईरान भी है, और मैं फिर बाद में कहूँगा लोग मानते हैं सऊदी अरेबिया, जिसका एक मॉरल एक स्टैंडिंग है, ये है, तुर्की है। इन मुल्कों को चाहिए कि बिहाइंड द सीन्स इनके साथ बात करें और इन्हें कहें कि आपने पीसफुल को एग्जिस्टेंस करनी है कि नहीं अपने हमसायों के साथ, क्योंकि जोग्राफी में आप याद रखें, आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। जो आपके हमसाया हैं, मुल्क हैं, उनके साथ पीसफुल को एग्जिस्टेंस करते हैं। और ये जो एक लफ्ज़ बना हुआ है बरादराना ताल्लुकात, वो होते ही नहीं है। बरादराना ताल्लुकात अगर होते तो क्या अफगानिस्तान आपकी मुखालफत करता? राइट फ्रॉम 47 आज तक किसी हुकूमत ने, अफगानिस्तान की हुकूमत ने 40 से आज तक हमारे साथ जो नॉर्मल ताल्लुकात वो भी नहीं रखे। तो ये ज़रूरी है कि इनसे बात की जाए और फिर इनको कहा जाए कि जी दोबारा टेबल पर आएँ, बात करें, और फिर इन राइटिंग एक एग्रीमेंट करें कि हाँ जी हम अपने इलाके को इजाज़त नहीं देंगे कि वो दहशतगर्दों को दें। और फिर ये भी होगा कि दूसरे ममालिक भी यही करें। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अब ये बातचीत सिर्फ बातचीत के ऊपर ही हमें इन्हिसार नहीं करना चाहिए। मैं फिर कहूँगा कि डिप्लोमेसी में बिहाइंड द सीन्स बातचीत भी होती है। हमें चाहिए कि इन ममालिक जो 7 मुल्क थे के साथ बातचीत करें, इन्हें कहें कि अफगानिस्तान को अभी ये जो इसने अभी एक बयानिया दिया है, ठीक है, इसको वेलकम करें और कहें जी कि ठीक है, आए, बैठें, बातचीत करें, क्योंकि सिर्फ लफाजी के साथ हम आप पर एतबार नहीं करते। ब्रिगेडियर साहब, इस पर ज़रा रोशनी डाल दें। सर, मुझे बताएं कि आखिर ये मसला हल किस तरह से होगा? क्या चीन अमेरिका पर कोई पाबंदियां लगाने जा रहा है ताइवान को लेकर? लेकिन चाइना का हमेशा से ताइवान के ऊपर अमेरिका से क्लैश है, इसलिए कि अमेरिका आउटराइटली ताइवान को सपोर्ट करता है, उसको मिलिट्री सपोर्ट भी देता है। एंड दिस अ बिग सोर पॉइंट फॉर चाइना कि जी वो चाइना को सपोर्ट कर रहा है, वेपन एमुनिशन दे रहा है। फिर चाइना क्लेम करता है दिस इज आर्ट पार्ट ऑफ चाइना, जिसकी वजह से इनके आपस में नाराजगियाँ होती हैं। और चाइना हैज इमर्ज एज नाउ अ लीडिंग वर्ल्ड पावर। चाइना बहुत तरक्की कर चुका है। चाइना चाहे आप जहाज शिप में बनाने में, एयरक्राफ्ट में, एवरीवेयर चाइना लीडिंग, इकोनॉमिकली लीड कर रहा है। और बॉबी एंड क्रीज देखेंगे ये उनसे फॉर हेड निकल जाएगा। इसलिए चाइना ने सबसे पहले इकोनॉमिक तरक्की की, उन्होंने कोई क्लैश नहीं किया, किसी से लड़ाई नहीं की। इवन आप ये देख लें अमेरिका ने कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ की हैं। अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में लड़ाई की, वहाँ पर उसने इराक़ में गया, लीबिया में गया, सीरिया में गया, हर जगह पे जाके उसने अपने आप को ओवर एक्सॉस्ट किया, अपने रिसोर्सेज ड्रेन आउट किए। चाइना ने कुछ नहीं किया, सिर्फ इकोनॉमिक तरक्की की। एंड नाउ चाइना इज इकोनॉमिक जॉइंट, जिसकी वजह से अब वो दे आर शोइंग देयर आईज टू द वर्ल्ड कि वी आर द इकोनॉमिक जॉइंट और हम अब कर सकते हैं। तो ये आर इन अ पोजिशन कि अब वो अपने जो है इनको रॉ मटेरियल देना बंद कर दे,
इनके ऊपर और टैरिफ लगाना शुरू कर देगा। आपने देखा अमेरिका ने कितने टैरिफ लगाए और अल्टीमेटली वो टैरिफ का रिलीफ देना पड़ा चाइना को। ये रियलाइज कि चाइना के साथ हम पंगाबाजी नहीं कर सकते। तो एक तो ये स्ट्रॉन्ग है। सेकंड की जो आप बात करें अफगानिस्तान में, देखिए अफगानिस्तान का मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान ने भी बड़ी क्लियर बात की, बातचीत आप हम उस वक्त करेंगे जब आप हमें एक तस्दीक शुदा बताएंगे बात कि आपने वाकई अपनी टीम के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिए, इनको पीछे धकेल दिए, क्रॉस बॉर्डर रोक दिए, देन वी विल टॉक। अदरवाइज ईरान, चाइना, सऊदी जो भी बात करते हैं बैकडोर से वो जरूर करते रहे, हम बैठेंगे उस वक्त जब कहीं ना कहीं प्रोग्रेस हो रही होगी। अदरवाइज आर पॉइंट इज वेरी क्लियर, एक एजेंडा पॉइंट, नो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, नो टॉलरेंस, हार्ड स्टेट, न्यू नॉर्मल जो हमने बताई है उसके ऊपर हम अमल करेंगे। अगर नहीं करते वी विल गो सर्जिकल स्ट्राइक भी करेंगे, ड्रोन स्ट्राइक भी करेंगे। अब इन्होंने ये किया कि इनके लीडर जो है ना वो जाके शहरों में छुप गए हैं, ह्यूमन शूट्स के तौर पे अब सिविलियन पॉपुलेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट इज वे हम रुके। जो भी कह रहे हैं ना बातचीत की, अब इनको पिंच हो रहा है कि हमने इनकी इकोनॉमिक सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट बंद कर दी, अफगान ट्रांजिट बंद कर दिया जी, इनके लोगों को आने जाना बंद कर दिया, इनके स्टूडेंट्स, इनकी जो बीमार रहते थे वो हमने सब बंद कर दिया। हमें लेकिन इस बात अवाम से बहुत हमदर्दी है। हारिस नवाज साहब, इस बात की उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, उन्होंने मुतबादल रास्ते तलाश करनी है। शहजाद हुसैन भट्ट साहब आपकी जानिब आती है, लेकिन वो कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद कियानी साहब बात करें। मैं कुछ कह सकता हूं प्लीज? जी शाहिद साहब। मैं जरा इस पे बात करना चाहता हूं। ये जो ताइवान वाला मामला, इस पे मैं बात करना चाहता हूं। ये पाकिस्तान, आपको याद होगा कि हमने 1971 में एक ब्रिज बने थे चीन को अमेरिका के साथ बातचीत कराने में। तो बड़ी ये एक लैंडमार्क ये है पाकिस्तान खारिज पॉलिसी की, बड़ी कामयाबी है। आपको याद, फिर निक्सन के ज़माने में 1975 में इन्होंने एग्रीमेंट साइन की, वन चाइना पॉलिसी की, जिसमें ताइवान को ये शुरू में था ना कि दो चाइना एक हो गई। अब ये बहुत बड़ी वायलेशन है ये इस एग्रीमेंट की, छोटी मोटी बात नहीं है। दो ममालिक इस पे साइन करते हैं और ये था कि अमेरिका ने खुद कहा कि जी एक चाइना पॉलिसी। ताइवान पर ये ताइवान को ये हथियार दे रहे हैं, ये तो विटिएट कर रहे हैं। बहुत बड़ा सीरियस इशू है ये। चीन इस पर सारी दुनिया इस पर एक है कि जी ताइवान का इस पर जो चाइना का क्लेम है इसके ऊपर, और वो हम कहते हैं कि जी ये चीन का हिस्सा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये ज्वाइन करेगा कब होगा, ये दैट इज बिटवीन ताइवान एंड चाइना। लेकिन आप उनको हथियार देंगे तो फिर तो आप तो इतना ये एक दो मुल्कों के ताल्लुकात को बहुत बुरी तरह ख़राब करेंगे। और इस पर मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका एक बड़ी मैच्योरिटी शो कर रहा है, इससे बातचीत भी कर रहा है, कहता भी है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा मैं प्रेसिडेंट शी को दोबारा मिलूंगा। उसके अंदर आप इनको हथियार देंगे तो ये एक उनकी जो एक गिवन अंडरस्टैंडिंग थी वन चाइना पॉलिसी के ऊपर, बहुत बड़ा ये सीरियस डेंट होगा जिसको अमेरिका को अवॉइड करना चाहिए। सही कह रहे हैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब। देखिए मुनीज़, बात ये है, सादा सी बात है कि 11 अरब 10 करोड़ डॉलर के हथियार फरोख्त करने पर अमेरिकी ऐलान जो सामने आया है, तो चाइना ने इसको मुनासिब नहीं समझा, उसको नागवार गुजरा और चीन ने ताइवान को जो असला फरोख्त 20 अमरीकी जो दफाई कंपनियां हैं और 10 अफराद पर पाबंदियां लगा दी हैं, इंतहाई सख्त पाबंदियां। इवन के चाइना के अंदर जो असासे है वो भी मुंजमद कर दिए गए हैं। अच्छा, बात यह, चाइना कहता क्या है? चाइना का मौक़िफ़ ये है कि उसका इसरार है कि जैसे हम कहते हैं ना कि मकबूजा कश्मीर, अटूट अंग की बातें करते हैं, चाइना कहता है कि ताइवान मेरा अटूट अंग है और आने वाले वक्त में वो चीन से इल्हा कर लेगा, यानी वो मेरा ही साथ जुड़ जाएगा। इस मौके पर जब आप उसको ताकत देंगे, अमेरिका असला फरोख्त करेगा, तो ये बात चाइना को पसंद नहीं आ रही। बात ये है जो इस वक्त ताइवान है वो बहुत अहम होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? अगर आप गौर करेंगी तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो है वो चाइना में के साथ, ताइवान की अगर आप बात कर रही हैं तो सरफरिस्त जो चिप मेकर है, तकरीबन 90% जदीद तरीन जो सेमीकंडक्टर सेम है वो तैयार ताइवान कर रहा है।
अब जब ताइवान तैयार कर रहा है तो उसकी टेक्नोलॉजी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और ऊपर से जो असले की भागदौड़ है वो अमेरिका ने आके शफकत का हाथ सर पर रख दिया। ये बातें चाइना को नागवार गुजरती जा रही है। मुझे ये लग रहा है मुनीज़े कि आलमी अस्करी माहिरीन ने 2-3 मैंने तबसरे भी पढ़े हैं, उनका भी ख्याल और मेरी ज़ाती राय भी ये है कि मुझे अनकरीब दुनिया एक और नए जंग की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। मैं फील कर रहा हूं कि ये जंग जो है अब जदीद दौर की सबसे बड़ी खून रेज जंग हो सकती है, क्योंकि अगर जिस तरह चाइना अमेरिका के साथ आ गया है, हम अफगानिस्तान के साथ आ गए हैं, भारत तो बेचारा लूला सा लंगड़ा वो भी भाग रहा है घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता। वो कहते हैं ना बैसाखी रख के ना, इधर एक लंगड़ा भी तो कैदो भाग रहा होता है, वो भी अल्लाह की रहमत से भाग रहा है, भागता जाए बेचारा, कोई बात नहीं। लेकिन आने वाला मुस्तकबिल पूरी दुनिया के लिए अगर सब ने मिल बैठ के फैसले ना किए तो एक खून रेजी बड़ी जंग जो है मैं देख रहा हूँ। वर्ल्ड वॉर 3 देख रहे हैं आप। अच्छा शहजाद हुसैन भट्ट साहब, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि अफगान तालिबान के साथ बात उसी सूरत में हो सकती है अगर वो संजीदगी का मुजाहरा करें, क्योंकि इससे पहले बेबरकी वो कई बार उड़ा चुके हैं मगर संजीदा वो दिखाई नहीं देते। और जहाँ तक बात है चाइना और अमेरिका के रिलेशनशिप की, तो अगर अमेरिका इसी तरह से अपनी सपोर्ट ताइवान के लिए जारी रखेगा तो फिर चीन से वो किसी खैर की तवक्को रख नहीं सकता। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, जिसके बाद वापस आएंगे और हुकूमती शराइत की बात करेंगे जो उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी गई हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जारी मुज़ाकरात अभी तक किसी समझाते तो नजर नहीं आ रहे। तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को मुज़ाकरात का मैंडेट दे दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बुध को एक मरतबा फिर से PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की और इस बात पर जोर दिया कि बातचीत सिर्फ जायज़ मुतालबात पर ही हो सकती है, जबकि उन्होंने खबरदार किया कि मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज अंसार अब्बासी की छपने वाली खबर में हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को भी 3 अहम मुतालबात पेश किए गए हैं, और वो मुतालबात क्या हैं उन पर बात होगी। और क्या पंजाब हुकूमत ने जिस तरह KP वज़ीर आला के साथ सलूक रवा रखा है, क्या ये सलूक माहौल में कशीदगी को कम करने में किसी तौर भी मुआवन साबित होगा या नहीं, इसी पर बात करेंगे। पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अख्वंज़ादा हुसैन अहमद साहब। सर आपको वेलकम कहेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि हुकूमत की जो शराइत है, अंसार अब्बासी की रिपोर्ट आपके सामने है, 3 अहम निकात हैं। आपको समझ आता है कि इनको मद्देनज़र रखते हुए आप इनके साथ हुकूमत के साथ कोई भी बात कर सकते हैं या मुज़ाकरात या अपने पॉइंट सामने रख सकते हैं? आप इत्तफाक करते हैं उन 3 निकात से? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो पहली बात यह है कि अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट को हम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं, उसको डिनाई करते हैं। इस तरह का कोई राब्ता हमारे साथ हुआ नहीं इन मौज़ूआत के ऊपर जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। मैंने उस सुबह जो जंग में है उसकी स्टोरी पढ़ी थी, फिर उन्होंने एक दावा किया था उसमें कि इस हवाले से बैरिस्टर गौर साहब से राब्ता हुआ है और उन्होंने इसकी तस्दीक की है। उसके बाद मेरा खुद बैरिस्टर गौर साहब से राब्ता हुआ था इस स्टोरी को लेकर। मैंने उनसे पूछा था कि आपकी नॉलेज में है ऐसा कुछ, तो उन्होंने कैटेगरिकली इसको रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ अंसार अब्बासी साहब को मैंने इतना ही कहा है कि जो मुज़ाकरात की अपर वज़ीर आज़म ने जो कैबिनेट के इजलास में की थी उसी के ऊपर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया है। मज़ीद इस चीज़ के ऊपर अगर किसी ने बात करनी है, कोई पॉइंट्स बताने हैं या कोई ऑफिशियल कंटेक्ट करना है, तो वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत ख़ास तौर पर महमूद खान चकज़ई साहब और अलामा नासिर अब्बास साहब से होगी। तो अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर हमारे साथ कोई इस तरह का राब्ता नहीं हुआ है। सर आप क्या कहते हैं कि ये जो निकात सामने रखे गए हैं 2024 के इलेक्शन को ओवररूल नहीं किया जाएगा और हैंड ओवर नहीं की जाएगी किसी भी किस्म की पावर अपोजिशन को, साथ ही कि इलेक्शन 2024 पर कोई कमीशन भी नहीं बनाया जाएगा। आपने कहा कि आप इन तीनों पॉइंट्स को रद्द करते हैं, यानी इन तीनों में से आप कोई बात हुकूमत के सामने रखना चाहते हैं। अगर आपको इन पर एतराज है तो यानी यही आपकी डिमांड है। आप मुझसे बाखबर साहबी है, आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो बर्बादी चल रही है उस बर्बादी की जड़ है 2024 का 8 फरवरी का इलेक्शन है, जब 11 सीटों की जमात को अक्सरियत में तब्दील किया गया और 180 सीटें जीतने वाली जमात को माइनॉरिटी में चेंज करके करटेल करके
करते करते 74 पे लेके आ गए हैं। तो 2024 का इलेक्शन ही इस बर्बादी की जड़ है। तो अगर उसी पे बात नहीं होगी तो किस चीज के ऊपर बात होगी? हमने जो मुतालिबा रखा है वो अपनी जात के महवर के इर्द गिर्द नहीं रखा है। वो मुतालिबा है आईनी पाकिस्तान को उसकी असल शक्ल में बहाल करने का मुतालिबा, जिससे पाकिस्तान में कोई भी ज़ी-शऊर इंसान, कोई भी जमहूरियत पसंद इंसान इनकार नहीं कर सकता। बाल हमने इनके कोर्ट में फेंकी है, बिल्कुल सरीह और बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में अपने मुद्दा और मुतालिबात इनके सामने रखे हैं। ये जो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी, अगर इसको हकीकत मान लिया जाए तो फिर तो हम खुदाई हाफिज ही कहेंगे इस चीज को। फिर किस चीज के ऊपर? क्या हम इस नाजायज हुकूमत की लेजिटिमेसी को जो है ना तस्लीम करेंगे? और जो आपने अपने तमहीदी कलमात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब के विजिट का जिक्र किया, तो आप मुझे बताएं कि मैं और आप दोनों फरीक है, किसी चीज़ पे हमने बैठना है और आप इसी तरह का रवैया मेरे साथ रखें जो इस वक्त पंजाब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के एक मुंतखब वज़ीर आला जो फॉर्म 45 के बुनियाद पर वज़ीर आला बना है, जो 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है और जिसको चक्री के मकाम पे एक SHO रोकता है, बदतमीजी करता है, और वो बदतमीजी का और वो उसका सिलसिला फिर पंजाब असम्बली तक जा पहुंचता है। फिर उसके बाद जो है ना लिबर्टी चौक में क्या होता है, जिस तरह पंजाब पुलिस जो है ना हरकत में आती है। तो इस तरह के माहौल में फिर किस तरह की बात होगी? तो मेरी आपके तवस्सुत से हुकूमत को ये तंबीह होगी और खबरदार मैं करूंगा कि अपना हाउस इन ऑर्डर करे। अगर आपको वाकईतन पाकिस्तान अजीज है, हम कोई पावर शेयरिंग के लिए या कोई पावर पॉलिटिक्स के लिए आपके साथ नहीं बैठना चाहते। ये भी हमारा ज़र्फ है कि हम इस वतन को जो हम सब का है, इसका दर्द हमें आपके साथ बिठाने पे मजबूर कर रहा है। सर, इनके ऊपर तो आपसे बात नहीं होगी। अगर मैं उस रिपोर्ट की बात करूं तो उसके बाद क्या होगा? मेरे ख्याल में वो उस रिपोर्ट को हुकूमत ने हम तक उस बुनियाद पे कोई राब्ता नहीं किया, इसलिए मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। जहां तक रिपोर्ट के ऊपर मैं सिर्फ अगर मेरा जाती हुकूमत की कोई तरदीद भी तो नहीं आई ना, लेकिन हुकूमत ने उसकी कोई वो भी नहीं की है, तौसीक भी नहीं की है। सर, खामोशी को क्या समझा जाए, इकरार। लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी तशरीफ रखते हैं। भट्ट साहब, अखुंज़ादा साहब ने भी दुरुस्त निशानदही की है, जो रवैया रखा जा रहा है वज़ीर आला KP के साथ, वो इसके हकदार तो नहीं है। सिक्योरिटी देनी चाहिए थी। आप देखें, ऐसी सिक्योरिटी दी कि लिबर्टी में उन्होंने जाहिर ये करना चाहा कि उनके लिए सपोर्ट के लिए कोई कारकुन हाजिर नहीं हुआ, हालांकि मजमा वहाँ मौजूद था। ये हो क्या रहा है? देखें मुनीज़े मोइन साहिबा, बात यह है कि CM के KP के लाहौर आए हैं, पंजाब आए हैं मूवमेंट बनाने के लिए। वो मूवमेंट बनाना चाहते हैं इस किस्म की कि अगर KP के से को काफिला चलता है तो पंजाब उसको सपोर्ट करे। अच्छा, गंडापुर साहब साबिक वज़ीर आला के दौरे को काफ़ी अरसा हो गया है, अब इन्होंने आए हैं। अब इनकी कुछ 2-4 खुफिया बातें हैं, मैं चूँकि रिपोर्टर हूँ मैं आपको वो ब्रेक करता हूँ। पहले बात तो ये है कि चक्री के मकाम पर इन्होंने मोहसिन नकवी साहब के बारे में ज़रा जो गुफ्तगू की वो हार्ड गुफ्तगू थी। फिर पंजाब असम्बली तशरीफ़ लाए, वहाँ पर आगे इन्होंने उस्मा बुखारी के मुतल्लिक़ कुछ रगड़ा अच्छा खासा दिया, लेकिन वो मंजर आम पे इसलिए नहीं आया कि वहाँ अरकान PTI असम्बली मौजूद थे और वो उनकी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग थी। उस मीटिंग में भी इन्होंने काफ़ी हार्ड टॉक की, लेकिन अभी तक, अब कल जो है वो इन्होंने मीडिया को हमें बुलाया है प्रेस ब्रीफिंग के लिए, आज ये बार के पास थे। यानी ये 3 दिन का जो दौरा है, अभी तक जो सड़क पर आकर द मस्त कलंदर वाली बात है, जो नारेबाजी वाली बात है, वो अभी तक की नहीं इन्होंने। आप भट्ट साहब, मैं माजरत के साथ आपको इंटरप्ट करना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि हार्ड टॉक की है वज़ीर आला KP ने, तो आपको नहीं लगता कि अज़मा बुखारी साहिबा ने भी जिन अलकाबात का इस्तेमाल किया वो कोई उनकी तारीफ में कोई गुलपाशी तो नहीं कर रही थी, उनकी तारीफ तो नहीं वो बयान कर जी? वो उसी सवाल का जवाब था ना जो वो पंजाब असम्बली के फ्लोर पे बात हुई थी ना, कॉन्फिडेंशियल बात जो उनकी अपने इजलास में बात थी। लेकिन हम इससे थोड़ा सा आगे मुनीज़े चलते हैं। बात यह है, अभी तक भाई की मैंने बात सुनी, भाई की बातों में बहुत दम है और उनके पास खबर भी होती है। जो गुफ्तगू अखुंज़ादा भाई आपने फरमाई है उसके मुताबिक तो फिर दोनों तरफ से जो चीज़ें सामने आई हैं, आपकी गुफ्तगू और मेरी इंफॉर्मेशन भी ये है कि डेडलॉक फिर सामने हो गया। एक बात। दूसरी बात, अगर आप गौर करें तो 4 नवंबर से कमेटी बनाई हुई है, बानी चेयरमैन इमरान खान ने, अचक ज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की।
तो कोई खातर ख्वाह अभी तक कोई पेशरफ तो मेरे सामने नहीं हुई। आप हमारे प्रोग्राम में कोई ऐसी खबर देना चाहते हैं, मैं पहले अपनी खबर दे देता हूं कि इस कमेटी में चंद पीटीआई के अहम अफराद को शामिल किया जा रहा है और वो इमरान खान से पूछने के बाद उनके नाम अनाउंस होंगे। कुछ नाम आपके पास हजूर है तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। भट्ट साहब, आप असद कैसर साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन अख्वंज़ादा साहब आपसे खबर लेना चाह रहे हैं। भट्ट साहब देखिए, भट्ट साहब का जो है ना मुझसे ज्यादा बाखबर सहाफ़ी है। मैं सिर्फ इतना कमेंट करूंगा कि इस हवाले से जब हमने अपने मुतालिबात सामने रखे हैं, कोई बाज़ाब्ता राब्ता होगा तो फिर कोई कमेटी होगी, उसमें किसको ऐड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये बात की बातें हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, जहाँ तक मैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करता हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई कमेटी के लिए हमें, जाहिर है अगर पीटीआई के कुछ लोगों ने उसमें हिस्सेदार होना है तो चकज़ई साहब और अलामा साहब के इल्म में लाएंगे ना, और वो चीज़ उनके लिए में लाई जाएगी उसका मुझे ज़रूर पता होगा। तो अभी तक पीटीआई ने इस ज़मीन में तहरीक के कायदीन को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया है। बाकी जो गुफ्तगू भट्ट साहब ने की, मैं सहाफ़ी है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन आपने बजा फरमाया कि जो अल्फाज उज़्मा बुखारी साहिबा ने वो इस्तेमाल नहीं होने चाहिए थे। आपका बहुत शुक्रिया अख्वंज़ादा हुसैन अहमद साहब। बात ये है, सियासी कशीदगी और मुज़ाकरात तो एक साथ नहीं हो सकते। अगर आप बात करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हल निकले इस मसले का जो खामोशी इख्तियार की गई है और उसके बाइस इश्तियाल देखने में आ रहा है, अगर इस सिस्टम को रोकना है तो फिर एक मेज़ पर बैठना होगा, बात करनी होगी। लेकिन अगर इसी तरह के हरबे अपनाए गए जिस तरह के हमने लिबर्टी में देखे हैं, चक्री पर देखे हैं, तो फिर बात कैसे होगी? इस तरह तो बात खराब होगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।